तो फिर स्टूडेंट हम कहाँ पर थे? सर क्वाटरनरी सेक्टर पे। क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी, हाँ, यहाँ पर थे डेवलपिंग कंट्री और बेसिक एक डेफिनेशन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो अलग अलग कुछ डेफिनेशन हैं वो क्या क्या है। ये डेवलपिंग कंट्री क्या होते हैं, डेवलप्ड कंट्री क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो आखिर है क्या। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स पर बात करी, बेसिक इकोनॉमिक के जो थ्योरीज हैं, जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश की है। अगर किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ सकता है, कुछ भी ना समझ आ रहा हो, कुछ ऐसा लगता हो जिसके इसे दोहराया जाना चाहिए तो बता सकता है। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, ये परिभाषा हम लोग बार बार ये शब्द सुनते हैं और मेरे ख्याल से हम जब इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको समझ भी लेते हैं कि भाई जब डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं तो हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, या डेवलपिंग कंट्री बोल रहे हैं तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं हम। फिर भी अगर उसे डिफाइन करना हो तो जैसे डेवलपिंग कंट्री मोटे तौर पे वो देश हैं, ये कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये याद रखना। ये रिलेटिव डेफिनेशन है। ये रिलेटिव मतलब कि एक ऐसी चीज है कि भाई वो आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो ऐसे देश जो नंबर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है, नंबर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर उस स्टैंडर्ड की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो। जैसे डेमोक्रेसी होने को हो सकती है परंतु उस स्तर की डेमोक्रेसी ना हो जहां डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन ना हो। फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है, उसका स्तर फ्री मार्केट इकोनॉमी का वो स्तर ना पहुंचा हो जो वेस्टर्न स्टाइल कुछ कंट्रीज में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, सोशल प्रोग्राम्स और ह्यूमन राइट गारंटी वैसी ना हो जैसी अन्य डेवलप्ड कंट्रीज में है, जो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर होते। तो बेसिकली हम जब डेवलप्ड की डेफिनेशन कर रहे हैं या डेवलपिंग की डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ हम विशेष फैक्टर लेकर चलते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। वो फैक्टर है डेमोक्रेसी, लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? हम जैसे इंडिया और यूएस का कंपैरिजन करते हैं। तो हम जब यूएस को कहते हैं कि एक विकसित देश है, इंडिया को कहते हैं कि भाई अभी विकसित नहीं है, विकासशील देश है, विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास करना चाहता है। तो लेट्स से सबसे पहले भारत से ही शुरू करते हैं जो हमारा अपना देश है। तो हम अगर डेमोक्रेसी के स्तर को देखें, लोकतंत्र के स्तर को देखें, तो क्या हमारा लोकतंत्र वैसा ही लोकतंत्र है जैसा लोकतंत्र यूएसए में होगा, या मतलब अलग होगा, कुछ अंतर? सर अलग होगा, यूएस में फेडरल सिस्टम अलग है। होगा। फेडरल सिस्टम तो इंडिया में भी भारत में यूनिटरी सिस्टम है। वो तो टाइप हो गया, फेडरल तो एक तरीके से टाइप हो गया। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अगर प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम है, पर उससे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का कहीं मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा या प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? Democracy is for the people, by the people, of the people. The government. Sir, democratic country has a system of government in which the people have the power to participate in decision making. वेरी करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। पीपल हैज द पावर। Who has the power? People has the power and they participate in all the economic, social, political decision making. डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली किसके हाथ में होती है? पावर के, पीपल के हाथ में।
तो लोकतंत्र की ये एक विशेषता है कि लोगों के पास अधिकार हैं, लोगों के पास सत्ता है, लोग फैसले करते हैं। तो वो होता है लोकतंत्र। तो अब हम भारत और यूएस का संदर्भ लें। हम लोगों ने जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म या प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी शायद सोची जा सकती होंगी। तो इन सब में होता क्या है, सभी डेमोक्रेसी हैं, सभी अलग अलग तरीके से एक ही चीज को करने की कोशिश हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्राइम मिनिस्टर को ही हेड बनाए, प्रेसिडेंट को ही हेड बनाए, परंतु वहां पर सबसे अपेक्षा जो है वो है कि लोगों का डिसीजन मेकिंग में कितना रोल है, कितना महत्वपूर्ण रोल लोगों का है। वो जैसे मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या अंतर होगा, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है? सर राजतंत्र में सर राजा ही सब कुछ होता है। सर राजा कहाँ था? सर राजा को कोई इलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन लोकतंत्र में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं। What is this election and why is it so important? और is election sufficient? अगर कहीं पर इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, इज दिस अ सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डेमोक्रेसी? पर्याप्त है? नो सर। क्यों? सर केवल वोट सर वोटिंग करने से केवल अधिकार थोड़ी मिल रहा है उसमें। जैसे मतलब गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके प्रति आवाज हम उठाएं या कहीं प्रोटेस्ट वगैरह करना या उसका विरोध करना भी तो हमारे एक अधिकार बनता है। केवल वोटिंग से ही अधिकार थोड़ी मिल जाएगा हमको या तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर कहीं इलेक्शन है, जैसे भारत भी उसका एक उदाहरण हो सकता है कि भाई खाली पर्याप्त इलेक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है। खाली इलेक्शन कर लेना कि हर हम 5 साल में इलेक्शन कर लेते हैं, ये पर्याप्त नहीं है किसी देश का सफिशिएंट डेमोक्रेसी। ठीक है, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन इज एन बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वेयर डिसीजंस जो होते हैं या डिसीजन मेकर होते हैं, उनको कौन बनाता है? उनको बनाते हैं लोग, उनको तैयार करते हैं। हम इलेक्शन में क्या करते हैं? जब चुनाव होता है, किसका चुनाव किया जाता है? जो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, जिसका मैनिफेस्टो अच्छा हो। एमपी का चुनाव करेंगे, एमएलए का चुनाव करेंगे या लोकल पंचायत के लोगों का, ठीक है, ये चुनाव करते हैं। अब एमपी क्या करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का काम क्या है? To represent the state in parliament, अपने कॉन्स्टिट्यूएंशियल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पार्लियामेंट? इफेक्टिवली बताओ। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा में करता है, राज्यसभा में तो करता नहीं है। पर लोकसभा है क्या? मतलब मैं इसे उसमें पूछ रहा हूँ, मतलब पॉलिटिक की भाषा में इसे क्या बोलेंगे? एक अंग है ना लोकसभा, क्या बोलते हैं उस अंग को? लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी में, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी। और कोई काम है लॉ मेकिंग के अलावा? एग्जीक्यूटिव कंट्रोलिंग बॉडी। यही तो 2 काम हो गए। अगर मैं पार्लियामेंट को कहूं, तभी तो इसे बोलते हैं पार्लियामेंट इज अवर लेजिस्लेचर, प्लेस वेयर लॉ इज मेड। और दूसरा, एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक कंट्रोल मेंटेन करता है। कैसे करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर? मतलब ट्रायड है ना, हमारे जो जो व्यवस्था है उसमें ट्रायड है। हमारा जो स्टेट है उसमें ऊपर एग्जीक्यूटिव है, इधर लेजिस्लेचर है और इधर जुडिशरी है। तीनों के अपने अपने रोल डिफाइंड हैं, तीनों को अपना अपना कुछ काम करना है। ये एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लेजिस्लेचर हो गया, ये जुडिशरी। लेजिस्लेचर का कोर काम क्या है? मुख्य काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम
सर लॉज को बनाना। कानून legislate a rule. हमारा पार्लियामेंट क्या काम करता है? हमारा पार्लियामेंट कानून को पास करना। कानून बनाता है, कानून को निर्धारित करता है। और फिर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? वो एक्सरसाइज सर वो करेगा। एग्जीक्यूट करता है सर, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट। हाँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी फैसले किए जाएं लेजिस्लेचर के द्वारा, कभी कभी जुडिशरी द्वारा, उनको लागू कराना। जुडिशरी ने कहा कि भैया उसे पकड़ के लाओ, या यहाँ पॉल्यूशन के लिए ये काम करो, ये सब करने का जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की। कि एग्जीक्यूटिव इंश्योर करेगा कि भाई ये कानून बनाया गया था, ये कानून लागू हो। ये लॉ या कोई फैसला सुनाया, उसको लागू करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है। जुडिशरी का क्या काम है? सर गिव वर्डिक्ट। वर्डिक्ट बनाए हुए कानून पे नजर रखना। सबसे पहली बात कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना। कभी कभी क्या होता है, दोनों पक्ष, कोई भी पक्ष जो है झगड़ पड़ेगा कानून की व्याख्या पर लेकर, किसी को कुछ समस्या है ना। अब भाई कानून तो एक शब्द है। अब 5 ग्राम हीरोइन पकड़े जाने पर पकड़ा जाना चाहिए या नहीं पकड़ा जाना चाहिए, वो उसके साथ है। ठीक है, आपके पास है, आप ड्रग्स ले रहे थे, ये इनका साथ दे रहे थे, इनकी मदद कर रहे थे ड्रग्स लेने में, तो आपको पकड़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे जो डिस्प्यूट्स है, बहुत सारे तरीके के विवाद होते रहते हैं। कानून की व्याख्या पर लेकर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है हाँ इसका मतलब ये है। जैसे कॉन्शियस पोजेशन, इस समय पर एक शब्द आया, सभी लोग इस शब्द को लिख भी लीजिएगा। कॉन्शियस पोजेशन, व्हाट इज कॉन्शियस पोजेशन? अभी के समय में जो महत्वपूर्ण खबरें चल रही हैं उसमें यही सब है। यस सर। ग्लासगो का ध्यान रखिएगा कि ग्लासगो क्या हो रहा है, ग्लासगो में अभी क्या चल रहा है, क्या COP हो रहा है। ठीक है, कौन कौन जा रहा है उसमें, ये ग्लासगो पर नजर रखिए, इसको रेगुलर पढ़िए। ये निश्चित रूप से इससे एक आध क्वेश्चन आपके पास आएगा अगले साल। ठीक है, तो इस पर अभी से नजर रखिए। तो अभी ये इस तरीके के सभी डिस्प्यूट को सुलझाने का काम उनको, आपस में जो भी इश्यूज है, कभी कभी स्टेट और सेंट्रल लड़ सकते हैं, कभी स्टेट आपस में लड़ सकते हैं, कभी लोगों से सरकार की लड़ाई हो सकती है। तो ऐसे सभी केसेस में जुडिशरी, तो ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, पर क्या कानून बनाने के अलावा भी कोई काम करता है? सर बिल पास करवाता है। वो तो कानून बनाना ही तो हुआ। दैट इज कानून बनाना, एक्ट पास बनाना। बिल प्रस्तुत किया, एक्ट बन गया। और क्या काम करता है लेजिस्लेचर इसके अलावा, जो कानून बनाना नहीं है? अरे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को के पोस्ट को या फिर प्रेसिडेंट के पोस्ट को हटा भी सकता है। ठीक है। मैं लोकसभा डेवलपमेंट के काम। मैं मतलब मोर रहती है, हाँ, लोकसभा में लोकलेखा समिति रहती है। नहीं, वो ठीक है। तुम लोग एक चीज नहीं बोल रहे हो। देखो, अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए, लॉ बनाने के बाद पार्लियामेंट के पास एक दूसरा महत्वपूर्ण काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करना। जैसे एक तो उदाहरण किसी ने दे भी दिया, या दूसरा भी उदाहरण जो कुछ आपने दिए, वो सब उसी से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखना, काबू रखना। ये तीनों तीन क्यों हिस्से बनाए गए हैं? ये तीन क्यों बनाए गए हैं? स्टेट की पावर्स को 3 हिस्सों में क्यों बांट दिया गया है? तीनों का एक दूसरे सर पे टू कंट्रोल कंट्रोल है, वन अनदर। एक दूसरे पे कंट्रोल। ठीक है, एक दूसरे को चेक में रखना, कंट्रोल में रखना, नहीं तो कोई बेकाबू हो जाएगा। आपने लेजिस्लेचर को सर्वे सर्वा बना दिया, वो सबको कानून बना देगा कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं होती, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कल एक एक्ट पास कर देते हैं हम कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर का पद खारिज किया जाता है, हम उसका नाम न्याय मंत्री रख देते हैं, हम उसका नाम कुछ और रख देते हैं।
प्रधानमंत्री का पद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पद हटा सकता है? लेजिस्लेचर हटा सकता है, नहीं हटा सकता? नो सर। yes sir, हटा नहीं हटा सकता। हटा कानून बनाने का अधिकार है हटा उसके, सकता है। क्यों नहीं हटा हटा सकता? सकता कल हटा अगर सकता पार्लियामेंट इकट्ठा हो और ये कह दे कि नहीं भाई हम प्रधानमंत्री के पद पर वो नहीं रखते, हम एक डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कुछ और ही नई व्याख्या कर दे, क्या दिक्कत है? उसके पास सर संविधान को अमेंड करने की भी पावर है, ध्यान रखिए, उसके पास संविधान को अमेंड करने की पावर है, तो अमेंड कर सकता है, अमेंड कर दे। सर सर तो राइट ऑफ द जुडिशियरी कंट्रोल लेजिस्लेचर करेगा ना। और फिर जुडिशरी, दैट्स द बेसिक थिंग, कि अगर ये करेगा देन जुडिशरी यहाँ पर बीच में कूद पड़ेगा कि नहीं 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 ये चीज नहीं हो सकती भाई, ये काम आप नहीं कर सकते। वो अपना जो क्या नाम उसने बनाया था, बेसिक बेसिक क्या बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन, है ना, बेसिक डॉक्ट्रिन पर आ जाएगा कि नहीं ये आप नहीं तब्दील कर सकते हो, ये हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन है। बेसिक क्या बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन नहीं, कुछ और शब्द होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बताया था। नहीं वो तो ठीक है, शब्द हम मैं याद कर रहा हूँ, बेसिक, किसी को याद है केशवानंद भारती केस? यस सर, याद था बेसिक लेकिन भूल फंडामेंटल गए। स्ट्रक्चर। नहीं उसमें क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, बस मैं पूछ रहा हूँ। बेसिक तो क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया बेसिक था। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द इस्तेमाल किया गया कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे तब्दील कर सके, ठीक है। तो लेजिस्लेचर काबू से बाहर ना जाए इसलिए बनाया गया। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव भी काबू से बाहर जा सकता है, भाई एग्जीक्यूटिव भी बदमाशी कर सकता है। एग्जीक्यूटिव कैसे बदमाशी कर सकता है अगर आज के समय में चाहे तो? सर वो स्कीम्स को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलो बात की बात है। इम्प्लीमेंट ना करे अगर। हाँ, जुडिशरी ने फैसला सुनाया, वो नहीं मानता, ठीक है। अभी मान लो जुडिशरी ने कुछ कहा, जैसे ये कहा कि पेगासस कमेटी बनाई आपने, हम नहीं बनाते, हम नहीं मानते इसको, जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। भाई उसने एक फैसला ही तो सुना सकती है, जुडिशरी के पास आर्मी फौज तो है नहीं। तो एग्जीक्यूटिव इन दैट सेंस रिलेटिवली सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वो एक्शन में है, सारी चीजें उसकी कंट्रोल में। एग्जीक्यूटिव कल कह देती है कि भाई ये पार्लियामेंट की वो होने की कोई जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। कुछ और जो लेजिस्लेचर की पावर है उनको कंट्रोल नहीं करती, तनख्वाह देना ही बंद कर दे, दोनों को पैसा देना बंद कर दे, बहुत कुछ कर सकती है। इसी तरह जुडिशरी भी आताताई हो सकती है। तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे को काबू में रख रहे हैं, एक दूसरे को, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल अत्याचारी होने लगे, कोई भी बिल्कुल निरंकुश हो जाए। जो मोनार्की में ये सबसे बड़ी समस्या थी, निरंकुशता की। जो पावर थे, पावर सेंटर्स थे, राजा था कभी, तो राजा निरंकुश हो गया, अब सारी शक्तियां उसके हाथ में है। कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, गए जेल में डाल दो, जेल में जाएगा, उसका केस सुना जाएगा, केस कौन सुनेगा, वापस राजा सुनेगा। कानून कौन बनाएगा, राजा ही बनाएगा। तो कानून भी वही बना रहा है, लागू भी वही कर रहा है, फैसला भी वही सुना रहा है। तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप किसी राजा के, आप राजा के राजतंत्र में हैं और राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या होगा, आपका मरना तय है। राजद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह क्या है ये कौन तय करेगा, राजा, ठीक है। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई कौन करेगा, राजा। और राजद्रोह के मुकदमे के ऊपर जो फांसी पे चढ़ाया जाएगा वो कौन करेगा, वो भी राजा। तो आपका तय हो गया मरना, तो राजा अगर चाहेगा तो किसी को भी खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज के लिए हमारा जो ये काम करता है। पर यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नहीं बताई जिसको मैं आपसे आंसर ढूंढ रहा था, वो था कि पार्लियामेंट का एक दूसरा बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। कैसे करता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल? उसमें से कुछ चीजें आपने बता दी हैं, कुछ मैं बताना चाहूंगा, बताइए तो। एग्जीक्यूटिव को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कैसे काबू में रखता है?
अरे कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कल लीगली सरकार को गिरा सकता है, कल किसी भी सरकार को ध्वस्त कर सकता है, और होता है। नो कॉन्फिडेंस एक सिंपल मोशन, एक सिंपल मेजॉरिटी से उन्हें बिल पास करना है। अगर वो बिल पास हो गया तो तुरंत ये सरकार, ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ये सरकार गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. बहुत बड़ी पावर है पार्लियामेंट के पास, जब चाहे उसे रोक सकती है। बजट, सरकार अपनी मर्जी से कोई भी नया टैक्स नहीं लगा सकती, एक नया रुपया खर्चा नहीं कर सकती है। जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, उसमें से एक रुपया नहीं खर्च कर सकती है विदाउट कंकरेंस और कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर ये कहेगा कि नहीं जी यहाँ पे नहीं खर्चा होगा, तो वहाँ नहीं खर्चा होगा। तो बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसके जरिए से करता है। फिर ये जो चर्चा इन्होंने बोली थी सीएजी के माध्यम से, कि भाई सीएजी सारी अपनी रिपोर्ट कहाँ रखता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट उस पर चर्चा करती है, सरकार की खिंचाई करती है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, उस पर अपना एक्सरसाइज कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव पर, कि एग्जीक्यूटिव को मैं काबू में रख सकूं। तो ये हमारा जो हेलो काम। सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ, राइट ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिमूव द जजेस हो सकता। राइट ऑफ लेजिस्लेचर, हाँ, जो आपने किसी ने बोला भी था, प्रेसिडेंट को रिमूव करना किसका काम है? कौन हटा सकता है? जो हेड ऑफ Yes, sir. Impeachment के through. एग्जीक्यूटिव जो है, कौन कर सकता है? केवल पार्लियामेंट कर सकता है, केवल पार्लियामेंट से। है ना, उसके पास ही ये अधिकार है, संसद के पास। दूसरा इन्होंने ये भी बढ़िया बताया कि जुडिशरी पर भी कंट्रोल की बात करें। अगर मान लो कोई जज बदमाश हो जाए, कोई जज बदमाशी करने लग जाए, करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, गलत फैसले देने लगे, कुछ भी ऐसा करे जो जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसको कौन रोक सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही रोकेगी। Parliament. सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है गड़बड़ करने लग जाए, खुलेआम धांधली करने लग जाए, जो उसे फैसला नहीं देना चाहिए वो देने लग जाए, तो उसको कौन रोकेगा? उसको पार्लियामेंट रोकेगी। तो ये इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है। तो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किए, हमने चुने, हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट हमारी यूनियन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, वो ये सारे काम किसके लिए करता है? हम फेडरल स्ट्रक्चर में, किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो पार्लियामेंट यही ये काम किसके लिए कर रहा है? यूनियन के लिए। यूनियन। अब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हम एक ही समय पर यूनियन के हिस्से हैं और हम एक ही समय पर स्टेट का हिस्सा भी है। हम एक भारत सरकार के भी अधीन है, मतलब अधीन तो नहीं होते, सरकार है हमारे लिए, और एक उत्तर प्रदेश सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का हूँ। मैं बिहार सरकार से प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बिहार सरकार फर्क नहीं करेगी, पर सभी के लिए यूनियन गवर्नमेंट सभी को अफेक्ट करेगी, और उसके अलावा लोकल स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी हो सकता है, मान लो मैं किसी गांव में रह रहा हूं, तो मेरी गांव पंचायत, ग्राम पंचायत, वो भी एक हो सकता है। तो हम स्टेट के लिए किसको भेजते हैं? एमएलए को चुनते हैं, कि भाई एमएलए साहब, हमने जो अपने एरिया में सबसे अच्छा आदमी चुना, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ने वोट दिया, जो सबसे ज्यादा अच्छा आदमी लगा उसको एमएलए बना दिया गया। अपने गांव के लिए हमने प्रधान चुना, पंच चुने, जो भी इलेक्शन होता, तो ये सब हमने जो है अपने उसके लिए चुने। पर क्या इनको चुन लेना ही, इनको इलेक्ट कर देना ही डेमोक्रेसी है? नो सर। क्यों? क्यों नहीं है? बताओ, समझा दो बस। सर इसका एक एग्जांपल सर बताओ। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, एक मैंने पढ़ा जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी पे को उठा रहे थे,
वहाँ इलेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे उसने बोला, जो वहाँ का डिक्टेटर था, बोला कि चलो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन हुआ तो 100% उसी के पक्ष में वोट गया, क्योंकि उसको सभी लोगों को थ्रेटन था। तो ये तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि इलेक्शन इज ओनली, मतलब एक ही यही है कि डेमोक्रेसी का ये वो होता है। ये भी एक तरीका हो सकता है तो देखने का। इलेक्शन सर एक्चुअली सर अफगानिस्तान में भी हुआ था सर, जो वहाँ के पहले जो वहाँ कंट्रोल था यूएसएस, मतलब वो रसिया का, तो उस टाइम भी हुआ था। वहाँ लोग मतलब मॉडर्नाइज युग लगा वो मांग किए थे, तो फिर आवाज उठने लगा जो भाई ये मतलब शरीयत के हिसाब से कंट्री चलना चाहिए। उसमें बहुत सारे तो लोग बोले जो नहीं डेमोक्रेसी हमको चाहिए, तो डेमोक्रेसी चाहिए, तो उसमें विवाद हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है चाहिए तो हम लेके आते हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें केवल था जो उनका वंशज ही केवल मिनिस्टर बन सकता है। तो इसका लोग बहुत बड़ा विरोध किए, तो फिर मतलब संविधान चेंज हुआ और तो जाके चलने लगा। नहीं, वैसे देखिए, लोकतंत्र को हम ना प्रभावी रूप से भारत में समझ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, हम सही तरीके से समझ नहीं रहे। व्हाट इज लोकतंत्र? लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र, ठीक है। ऐसा तंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम, लोक मतलब पीपल, अ सिस्टम दैट इज रन बाय पीपल, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, ऐसा सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम पर विश्वास नहीं रखते, केवल ऐसे सिस्टम पर विश्वास रखते हैं जो लोगों द्वारा चलाया जाए। अब मतलब सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम भारत के लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब ये जो एमपी, एमएलए और पंचायत के लोग हैं, इनको हम फिर क्यों चुनते हैं? अगर लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र है तो हम उनको चुनते ही क्यों हैं? सर हमारी समस्याओं को ले मतलब आगे तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया बन जाते हैं ये गलत सोचना है आपका कि समस्याओं को, द वर्ड दैट यू आर यूजिंग इज इनकरेक्ट। ये हमारी समझ गलत होती जा रही है कि लोकतंत्र को हम समझ नहीं रहे हैं। समस्याओं की हिंदी थोड़ी गलत है, समस्या। तो समस्याओं को ले जाना उसका काम नहीं है। उसका क्या काम है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए का क्या काम है? हु इज, आपका और एक आपके एमएलए का क्या रिलेशन है? लोगों का प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, शब्द इज नॉट आपकी समस्याएं, वो कोई समस्याओं का वो नहीं है। ही इज योर रिप्रेजेंटेटिव। आप किसी जगह नहीं जा सकते हो। आप मान लीजिए कहीं सिविल आईएएस में चुन गए, मान लीजिए चुन लिए गए, हाँ, कभी, और आपके टांग में फ्रैक्चर हो गया। अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि भैया जाओ, वहां पर आपका कुछ बेसिक काम होना है और आप जाने की पोजीशन में नहीं हो, तो आप क्या करते हो? तो छुट्टी लेते हैं। नहीं, ऐसी चीज है जिसको छोड़ नहीं सकते हो। इतनी मेहनत से तो आपका इसका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या करोगे सर वहां? आप अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं अपना प्रतिनिधित्व के अपना तौर पे। प्रतिनिधित्व के लिए, मान लीजिए मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया, जिन नहीं आ सकता, अस्पताल में भर्ती हूँ, ये बताने के लिए, और मेरी जो भी बेसिक अगर कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है उसके लिए मैं अपने प्रतिनिधि को भेज देता हूँ कि भैया तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओ और मेरे जो मैं ये जो चीजें हैं ये मेरी वहां जाके कह देना। ठीक है, तो जो एमपी होता है या एमएलए होता है, he is your प्रतिनिधि। They are supposed to represent you. They are supposed to do what you feel that it should be done. मेरे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। वो समस्याओं को ले जाने का कोई माध्यम नहीं है। ये हमारी जो डेमोक्रेसी की वो हमारा वो थोड़ी है कि वो है, एक प्रकार से वो हमारा प्रतिनिधि है। हमने अपने एक प्रतिनिधि को मिलकर, हम सब लोगों ने एक प्रतिनिधि को, क्योंकि हम सारे तो पार्लियामेंट में जा नहीं सकते,
भाई पूरा का पूरा गौतम बुद्ध नगर कहेगा कि जी हम पार्लियामेंट जाएंगे और फैसले करेंगे। आइडियल केस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इट्स इनकरेक्ट, ये होना चाहिए, पर क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी सेंड अवर रिप्रेजेंटेटिव कि भाई ठीक है हम 10 लोग आपको भेज रहे हैं, आप जाना वहां पर हमारी बात हो, ये बात जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात को कह देना। ये होता है प्रतिनिधि। तो उस प्रतिनिधि को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो चीजें हम कहना चाहते हैं, जो चीजें हम करवाना चाहते हैं, या जो चीजें हम नहीं करवाना चाहते, उनको वहां तक पहुंचाना है। ये काम है हमारे, क्योंकि हम अल्टीमेट स्टेक होल्डर है, हम हैं स्टेक होल्डर, लोकतंत्र में हम स्टेक होल्डर हैं, तो हमें अपनी बात को संसद में रखना है या अपनी विधानसभा में रखना है थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कि हमने जितने लोग हैं, मान लीजिए हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख लोग हैं, तो हम सब 10 लाख लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ये वाला व्यक्ति जाएगा और ये हमारी बात को रखेगा। दिस इज डेमोक्रेसी। बेसिकली वी हैव फॉरगॉटन डेमोक्रेसी। वी हैव जस्ट कि भाई इलेक्शन होता है, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होके एक आदमी को चुना जाएगा, वो हमारी समस्याओं को रखेगा। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक है, एंड इट दिस वर्ड इटसेल्फ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी समझ है डेमोक्रेसी की, यही सबसे बड़ी चोट है कि हम जो शुरुआत में जहां से बात कर रहे थे कि यूएस में और इंडिया में डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। पहली वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे थे विकास की, वो है डेमोक्रेसी। तो भारत और सर यूएसए में तो दोहरी नागरिकता है ना सर। यही बहुत बड़ा अंतर है कि हम इस बात को ही अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं दैट दे आर नॉट सपोज्ड टू रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। वो कोई गिवर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई हमारे खुदा नहीं है कि वो हमारे को कोई चीज देंगे, नहीं। दी रिसोर्सेज एवरीथिंग बिलोंग्स टू पीपल। डेमोक्रेसी में हर चीज, उन्होंने एक टर्म यूज किया लिंकन का, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सब कुछ लोगों का ही तो है। खुदा कौन है इस पूरी दुनिया में? लोग खुदा हैं। डेमोक्रेसी में लोग खुदा हैं। तो ये व्यवस्था लोगों की है, उसे लोगों को, उसे उनकी समस्याएं नहीं वो करनी है, उन्हें हमारा प्रतिनिधित्व करना है। अगर हम किसी चीज से खुश हैं तो वहां जाके बताना है कि जी हाँ वहां के लोग बहुत खुश हैं इस बात से। अगर किसी चीज से खुश नहीं है तो ये बताना है कि जी आप, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो हमारी बात का, पूरी पॉपुलेशन का, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है। वो होगा आदर्श लोकतंत्र, वो होगा सही लोकतंत्र। तो आप बताइए, इंडिया और यूएस में अगर हम लोकतंत्र को कंपेयर करें तो कहाँ लोकतंत्र दिखाई देगा और कहाँ नहीं दिखाई देगा? सर भारत इंडिया में में सबसे ज्यादा से लोग सर यूएसए में सर दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे इंडिया में मतलब वो नहीं है। टेक्निकलिटी में जा रहे हो डियर। दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता की तो बात ही नहीं है। हमारा आपकी चीज का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा? आपकी तंत्र में भागीदारी है या नहीं, ये बताओ। बाकी सब सिस्टम्स हैं, आप कुछ भी सिस्टम बना लीजिए, ठीक है। आप अपने घर से घुसने के 2 दरवाजे बना लें या घर में घुसने का 1 दरवाजा बनाएं, ये आपकी चॉइस है। आप एक पीछे से घुसने का सर रास्ता बना, एक आगे से भी घुसने का रास्ता बना लेते हैं, दैट्स योर चॉइस। आपने 2 दरवाजे बना लिए, किसी ने 1 दरवाजा, क्यों कहता है नहीं मैं तो विंडो से घुसूंगा, भाई मैं खिड़की से घुसना चाहता हूँ, चॉइस है उसकी, घर है ना उसका, दैट इज घर। पर हमें बात हो रही है कि घर क्या होना चाहिए, घर से मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं घर में कैसे घुसूंगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। सर इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ज्यादा मतलब कोई भी जैसे प्रॉब्लम हुआ तो उसको अपना अच्छे तरीके से नहीं बताते हैं, वो लोग अपना कुछ कुछ ऐड कर देते हैं ताकि वो चुनाव जीत सकें। हाँ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को देखो, जैसे हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, अगर इनकी बात की जाए,
जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो अपने आप को पार्टियों का सदस्य बोलते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। मतलब ठीक है पार्टी के सदस्य हैं बट बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो देन यू रिप्रेजेंट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जस्ट बिकॉज मैं एक XYZ पार्टी का सदस्य हूँ इट डज नॉट मीन कि मैं जो ABC पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनका सदस्य वो नहीं हूँ, प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं सबका प्रतिनिधि हूँ। भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। ऐसा नहीं होता कि भारत का प्रधानमंत्री केवल उन्हीं का प्रधानमंत्री होता है जिन्होंने उसको वोट दिया, वो सभी का प्रधानमंत्री होता है। वो तो केवल एक चुनने का माध्यम है, एक तरीका है कि हम कैसे अपने प्रतिनिधि को तय करेंगे। तो ऐसे में फिर हमारी भागीदारी, जैसे एक चीज दूसरा इलेक्शन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हमारा रोल केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं हो जाता। लोगों का काम इतना नहीं है कि बस एक दिन जाओ वोट दे आओ काम खत्म अब घर वापस आ जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ लोकतंत्र में कोई चीज बदलनी चाहिए, हो सकता है कोई माइनॉरिटी पक्ष है जो लोकसभा में जिसका या कहीं पर उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन और लोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और डेमोक्रेसी डज नॉट मीन मेजॉरिटेरिज्म। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाना यहाँ पर काम नहीं है इसका, कि भाई हम जो है 50 लोगों ने हमें वोट दिया, 51 लोगों ने वोट दिया, 49 लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो हमें इन 49 लोगों की कोई परवाह नहीं है, हम तो केवल 51 लोगों की बात ही जानते हैं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो अगर इस स्टैंडर्ड से देखें तो यस, हमारा जो लोकतंत्र है वो अभी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, US का डेमोक्रेसी रिलेटिवली मोर इवॉल्व है। ठीक है, अभी हम विकास में हैं। हम अगर इसको कोई पैरामीटर होता तो हम इसमें काफी नीचे आ जाते। अच्छा, डेमोक्रेसी के बाद अगली चीज जिस पर हम जाना चाहेंगे वो क्या था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट पर हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारे देश में फ्री मार्केट्स हैं? रिलेटिव एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट है। रिलेटिव एब्सेंस, इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव एनी फ्री मार्केट। हाँ, हमारे यहाँ फ्री मार्केट हैं, मौजूद हैं, परंतु अभी उनको और विकसित होना चाहिए। हमने कल बात की थी कि मोनोपोलीज होते हैं, वो मार्केट को फेल कर देते हैं। स्टीप इनइक्वालिटीज हैं, तो इंडिया इज कंट्री ऑफ स्टीप इनइक्वालिटी। हमारे देश में इनइक्वालिटी और उसका जो गिनी कॉफिशिएंट होता है, गिनी कोफिशिएंट पता है? नो सर। कल पढ़ के आना, गिनीज कोफिशिएंट क्या चीज होती है। ठीक है, गिनीज कोफिशिएंट, लाफर कर्व, लॉरेंस कर्व, और ये सब वैसे मैं पढ़ाऊंगा पर फिर भी अगर आप एडवांस में पढ़ लेंगे, फिलिप्स कर्व, ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट वो हैं जो कुछ स्पेसिफिक टर्म है। गिनीज कोएफिशिएंट, लाफर्स कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, ये कुछ यूपीएससी के फेवरेट कर्व्स हैं। गिनी कोफिशिएंट, तो आप इनको एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम मार्केट में जो फ्री मार्केट है उनके विकास में हम थोड़े पीछे हैं। अभी हम उतने वैसे नहीं हैं जहाँ पर जो, बेशक हमारे देश में एक इलेक्शन का सिस्टम है और हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ अभी भी फ्री मार्केट्स को इमर्ज होना अभी बाकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारे यहाँ औद्योगिकरण है, उसका स्तर अभी काफी कम है रिलेटिवली यूएस। सोशल प्रोग्राम, भारत में बहुत से सोशल प्रोग्राम चलते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं सोशल प्रोग्राम के मामले में हम यूएस से बेहतर हैं, या नहीं कह सकते?
नो सर, नहीं कह सकते। कोई उदाहरण दो, जैसे वहां पे तो मनरेगा मनरेगा की स्कीम भी नहीं चलती, तो आप कैसे ये बात कह सकते हो? मुझे अगर कोई यूएस को थोड़ा बहुत जानता हो, वो कैसे बता सकता है कि हाँ जी वहां पर होता है? सर यूएसए में कोई भी कोई भी यूएसए में जो सोशल प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम बताओ। नो सर, मेरे ख्याल से कोई नहीं चल रहा। कोई नहीं चल रहा, तो फिर आपने कैसे कहा? ऐसा नहीं कि चल रहे, बहुत सारे चलते हैं, हमारी जानकारी में नहीं है या हम उनको इफेक्टिव मान रहे हैं। मिनिमम वेजेस, यूएसए एक ऐसा देश है इन डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ रिलेटिवली, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री बोलता है, और वो सोशल प्रोग्राम्स को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, वहाँ पे कम ही सोशल प्रोग्राम्स है रिलेटिवली। अगर अदर कंट्रीज में चले गए, आप जर्मनी में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो वहाँ पर क्योंकि जहाँ सोशलिस्ट इंक्लिनेशन है, झुकाव है, जहाँ समाजवादी झुकाव है, वहाँ पर तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। पर यूएसए में रिलेटिवली आपको कम प्रोग्राम मिलेंगे, परंतु जितने भी हैं वो इफेक्टिव है। यू कैन नॉट से कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे सबसे बड़ा प्रोग्राम है मिनिमम वेज, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्या होता है मिनिमम वेज? एक मिनिमम वेतन तय कर दिया गया है कि भाई इतना पैसा तो आपको सबको देना ही पड़ेगा, और वो मिनिमम वेज डिसेंट वेज है। मतलब अगर कोई उसे कमाता है तो मतलब कोई भी आदमी किसी को भी मजदूरी पे रखेगा, किसी भी काम के लिए मजदूरी पे रखेगा, उतना पैसा तो उसको घंटे के हिसाब से देना पड़ेगा। $10-12 शायद है, $10-12 प्रति घंटा आदमी को देना ही देना होगा। तो 8 घंटा किया, $100 आपको उसको देने पड़ेंगे, और महीने भर में करीब $2400-2500 बन जाते हैं, जो कि वहां के हिसाब से मतलब एक नॉर्मल लिविंग के लिए एक डिसेंट अमाउंट है, ठीक अमाउंट है। मतलब इट्स नॉट दैट इट वॉन्ट बी अ लग्जोरियस अमाउंट, ऐसा नहीं कि आप वहां पर जाके स्वर्ग में रहेंगे, पर यह है कि आप आराम से खाना पीना बाकी चीजों को ठीक ठीक मैनेज कर सकते हैं, एक छोटे मोटे परिवार को भी इतने पैसे में चला सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे, जैसे स्कूल एजुकेशन है वहां पर का हाईली सब्सिडाइज्ड है, दोनों तरीके की है, प्राइवेट और पब्लिक। तो ऐसे कई सारे सोशल प्रोग्राम्स हैं जो वहां पर चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी भी चलता है, सोशल मेडिकेयर, सिक्योरिटी भी चलता है, सोशल सिक्योरिटी भी है, और वहाँ की सोशल सिक्योरिटी रिलेटिवली कम है, बहुत कम है। जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है वहाँ के, जैसे पेंशन वाला वहाँ पर प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी पेंशन के लिए खुद पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए भी वहाँ पर है इशू, जो केवल गरीब लोगों को ही कुछ एक सेगमेंटेशन वहाँ किया हुआ है, उन्हीं को वो देते हैं, सबको नहीं देते हैं। तो परंतु इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ वो बच्चों को और बूढ़ों के लिए कुछ कुछ स्कीम्स हैं, पर वहाँ सबके लिए नहीं है। पर अगर आप इसे यूरोप से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे हैव सोशल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। देन ह्यूमन राइट गारंटी, ये बहुत अच्छी है यूएसए में, ठीक है, कि मानव अधिकारों का, कि भाई अगर आपका ह्यूमन राइट है उसको इंश्योर करना, अगर कोई आपका मानवीय अधिकार है उसको इंश्योर करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप नेशन से इन सभी पैरामीटर्स में पीछे हैं। जो एडवांस नेशन है वहां पर वो बेटर डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट वहां पर ज्यादा अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सोशल प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमन राइट गारंटीज हैं। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं दोनों तरीके का, कि भाई स्कूल कॉलेज भी अच्छे हैं, और वहां पर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लगे हुए लोग हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे विकास होता जाता है, लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर, इनमें लोग वहां पर कम हैं। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, जो नए नए देश, या कुछ कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है, इनको भी छोड़ देते हैं। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड को हमने पढ़ा।
अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी अपने तरीके से जीडीपी थे। अब वर्ल्ड बैंक ने भी डिफाइन किया है अमीर देश, गरीब देश, ठीक है। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे बदल गया होगा। तो जो लो इनकम इकोनॉमी है, हाई इनकम इकोनॉमी है, उनको वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने हाई इनकम के लिए जो देश जिसका पर कैपिटा इनकम $11,456 प्रति वर्ष से ज्यादा हो पर कैपिटा इनकम, वो देश कहलाएगा हाई इनकम इकोनॉमी। मेरे ख्याल से पर डे आय जिसके बाद उसे गरीब उसमें रख देता है, वो है $1.9 पर डे। वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है, मे बी करेक्ट, और मतलब आसपास इसके है, पर आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये एग्जैक्टली इतना है। ऐसे ही लो इनकम इकोनॉमी भी डिफाइन किया गया है। इन सारे देशों को फर्स्ट वर्ल्ड या डेवलप्ड कंट्रीज भी कहा गया। फर्स्ट वर्ल्ड एक शब्द इस्तेमाल हुआ। हम अपने जो देश है, भारत देश कौन से कैटेगरी में आता है अगर वर्ल्ड की बात करें? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपने ये शब्द सुना है? डेवलपिंग कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के देश। कभी सुना है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शब्द? नो सर। किसी ने सुना? सर सुना है, ये आपने भी बताया था जब इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास हो रही थी शायद, जब एक्सिस और एलाइड पावर वाली। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यूज होता रहता है। और ये जो थर्ड वर्ल्ड, नाटो के समय भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब है थर्ड वर्ल्ड बेसिकली ऐसे विकासशील या अविकसित देश, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को इस श्रेणी में रखा गया है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1950 के बाद दुनिया में जो व्यवस्था है वो दो धुरियों पर मुख्यतः अटक गई थी। एक धुरी थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, पश्चिमी पूंजीवादी देश, और दूसरी धुरी थी कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश। ठीक है, वेस्टर्न कैपिटल देश, हम लोग ये पश्चिमी देश जो कहते रहते हैं ना, वो शब्द यहीं से आया है, पश्चिमी देश। जो वेस्टर्न देश हैं वो ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा मतलब वो कैपिटलिज्म की ओर झुके हुए थे, तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज हम बोलते हैं। पश्चिमी सभ्यता भारत में आ जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक, पर धीरे धीरे वो आ भी गई। अच्छा, जो पश्चिमी सभ्यता, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के वो देश हैं, ये विकसित थे और व्यवस्था पर हावी थे, वर्ल्ड वॉर के विजयी भी थे, उसमें जीते भी। तो ये अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड में अपने आप को रखा जाना इनके द्वारा शुरू कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड में ये लोग रखते थे कम्युनिस्ट कंट्रीज को, जैसे रशिया, इस तरीके के जो अन्य कम्युनिस्ट देश थे उनको, या उसके जो अदर अलाइज कंट्री है। और जो बाकी सब ये जो बचे हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब देश रखे गए थर्ड वर्ल्ड में। इनको इनफॉर्मल, ये सब इनफॉर्मल बातचीत है जिसमें से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। तो भारत को यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड में ये रखा गया। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा एक और शब्द होता है डेवलपिंग कंट्रीज के अलावा, एडवांस्ड इकोनॉमी, ये भी कभी कभी यूज किया जाता है। एडवांस्ड इकोनॉमी मतलब ऐसा एक शब्द जो ज्यादा रेस्पेक्टेबल हो। एक और ये शब्द है हाई इनकम कंट्रीज। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज। जीसीसी में जीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? जीसीसी की फुल फॉर्म, कितने देश हैं जीसीसी में और क्या फुल फॉर्म है?
बताइए। कोई नहीं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, किसी को नहीं याद? यस सर, याद था सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग भाई? ऐसे तो आप तो डरा देते हैं मुझे। अगर आप लोग अभी, ये तो पढ़ी हुई चीज है, हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा है, और ये तो सर बहुत याद था, अभी याद नहीं आ रहा था। भैया देखो, याद रखो, ये याद रखो, यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा कि आपको रिवाइज करने का, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ पहले दिन से। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग योर थिंग्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं नई नई चीजें पढ़ना शुरू कर दूं, मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दूं, आप सबसे बढ़िया वो गलती करेंगे। यूपीएससी में भी ऐसा ही होगा, आपको कोई रिवीजन का चांस नहीं मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। स्पॉन्टेनियसली एक सवाल आपके सामने आएगा और आपको उसी समय याद दे उसका आंसर करना पड़ेगा। तो मेक इट अ हैबिट कि जो भी चीज पढ़ लें वो दिमाग में अच्छे से उतरी हुई हो, और उस अच्छी से उतरी हुई होने का एक ही माध्यम है, वो क्या है? केवल रिवीजन एक ऐसी चीज रिवाइज। है रिवाइज। जिससे आपको चीजें याद रह सकती हैं। कोई गोली, कोई प्रभु की शक्ति, कोई चीज नहीं हो सकती जो आपको बदल दे। केवल एक ही बहुत ही सिंपल तरीका है, इसीलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हार्ड वर्क में आपको रिवीजन पर सबसे ज्यादा जोर देना है। जितनी बार आप एक किताब को पढ़ेंगे उतना आपको सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा, उतना आपको याद रहेगा। तो रिवीजन पर भाई फोकस करें। बिना रिवीजन के आप अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले रहे हैं। मैं आपको क्लियरली ये बता दे रहा हूँ, अगर आपको जीसीसी याद नहीं आ रहा तो फिर बड़ी समस्या है। आई एम रियली अफ्रेड कि भाई आप लोग क्या करोगे। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या करना है, जीसीसी क्या है, जीसीसी क्यों बनाया गया, जीसीसी में कौन है, जीसीसी कहाँ है, ये 3-4 चीज तो याद करनी है आपको। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जीसीसी की जन्म पत्री याद करके लाओ, उसमें उस दिन क्या करा था, सर 2 दिन। जीसीसी सऊदी अरबिया में सर। अब तो ठीक है, वो तो गल्फ जहाँ शब्द आ गया तो आप वहां बोल सकते हैं। वैसे सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गल्फ, अगर यहाँ देखिए, हर चीज सर का जो हिंट है वो उसी के सर अंदर है। याद, हेडक्वार्टर सर इसका। गल्फ कंट्रीज का एक अपना एसोसिएशन है जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज है। अब पर्शियन गल्फ कहाँ पर है? सवाल हमेशा आपको जैसे ही कहीं कुछ पढ़ें तुरंत अपने से सवाल पूछें, अरे ये क्या है पर्शियन गल्फ? या तो आपको पर्शियन गल्फ पता है या तो नहीं पता। नहीं पता तुरंत मैप में खोजें, देखें पर्शियन गल्फ क्या है, फिर देखें कि भैया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, अगर नहीं पता तो उसका क्या, कौन, कहाँ, ये जरूर पता करें। अगर ये आदत आप डालेंगे, ये बेसिक लेवल की क्यूरोसिटी अगर आप अपने भीतर रखेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। और अगर आप ये क्यूरोसिटी नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं भैया हम तो बढ़िया बढ़िया रट्टा लगा रहे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे नोट्स ले आए हैं, हमने अच्छी जगह पर कोचिंग में एडमिशन भी करा लिया है, अब तो हम पास हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। You need to develop this habit and challenge yourself. Keep challenging yourself कि भाई मैं तो आज इतने साल बाद भी, जब मैं अब तो पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ ही देख लेता हूँ, अगर मैं आज याद कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं याद कर सकते? ये गलत बात है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्योंकि ऐसे आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। आप पढ़ते रहेंगे, बस क्लास करेंगे, क्लास में साल भर, एक साल पूरा खराब कर देंगे, और साल भर बाद आपको लगेगा कि अरे यार मुझे तो कुछ आया ही नहीं। आएगा ही नहीं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अभी भी, अब तो ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए हैं, साल भर बाद तो आपको कुछ नहीं, सिफर याद नहीं रहेगा। तो अपनी आदतों को बदलें, जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करें, नए सब्जेक्ट को पढ़ें पर पुराने को साथ साथ लेकर चलें।
और जहां भी शब्द देखें तुरंत याद करें, अरे जीसीसी इसका क्या मतलब होता है, अरे पर्शियन गल्फ ये क्या है। या तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप स्किप कर सकते हैं। बट कोई भी चीज कागज में यहाँ ना ऐसी लिखी हो जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो ये देश जो होते हैं गल्फ कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पर इनकी इनकम हाई इनकम है। तो इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? इनकी सऊदी और ये जितने पर्शियन ये गल्फ कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ के, इनके पास बहुत पैसा है कि नहीं है? यस सर। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज क्यों नहीं है? ये भी डेवलप्ड कंट्रीज होनी चाहिए। सर ये एडवांस्ड इकोनॉमी है। पर क्यों है भाई? पैसा इतना है, जितनी पर कैपिटा इनकम शायद किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्री की ना हो, उतनी उससे ज्यादा इनके पास पर कैपिटा इनकम है, टोटल इनकम है, और बाकी सब चीजें भी अच्छी हैं। तो ये डेवलप्ड क्यों नहीं है? इनको हम डेवलपिंग डेवलप्ड होने के लिए केवल पर कैपिटा इनकम इज नेसेसरी नहीं है, और डेमोक्रेसी और लोगों के लिए कितना फ्रीडम है, फ्री मार्केट है कि नहीं है, ये सारी चीजें को तो मिलाना पड़ेगा ना। वेरी करेक्ट। तो हमारा जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो खाली इनकम के आसपास सराउंड नहीं करता। ठीक है, वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया आधारित है किस पर? वो आधारित है आपकी इनकम पर, निश्चित रूप से। इसे ऐसे समझें कि अगर आपके घर के आसपास कोई लाला जी, कोई ऐसे आदमी हैं जिनके पास आप देखते हैं बहुत पैसा है, ठीक है, और एक मान ली कोई अधिकारी है, जो अधिकारी है या अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, ठीक है, पर उसके पास बहुत पैसा नहीं है। पैसा है, आमदन है, नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है, घर बार ठीक ठाक चला रखा है, गाड़ी भी ले रखी है, वैसा है। पर एक सेठ जी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हुए हैं, पर उनके पास पैसा बतेरा है, मतलब वो जो अधिकारी है उससे शायद 10 गुना या 20 गुना पैसा है। तो आप किसको विकसित मानेंगे, किसको अपना आदर्श मानेंगे, कैसा बनना चाहेंगे? सर फर्स्ट वाले के जैसा। हाँ, अधिकारी जैसा। क्यों? क्योंकि ठीक है उसके पास कम पैसा है, पर उसे अपनी जरूरत के सारे सुख सुविधा के, इवन लग्जरी के भी उसने कुछ साधन जुटा रखे हैं। नंबर एक बात, ये साधन लाला जी ने भी जुटा रखे होंगे, हो सकता है बिल्कुल उठा रखे होंगे, परंतु जहां वो पीछे रह जाएंगे लाला जी, जब वो अधिकारी से आप बात करेंगे, आप उसकी उनकी बातों में समझदारी दिखाई देगी, नॉलेज दिखाई देगी, व्यवहार कुशलता दिखाई देगी, है ना, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। और वही अगर आप लाला जी से बात करेंगे, कहेंगे वो लाला जी जब मुंह खोलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। अगर मान लो आपको उनसे संबंध रखना है तो आप कतराएंगे कि अरे यार इनके पास सिर्फ पैसा पैसा है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना, भैया इस आदमी के पास केवल पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति इंटरनेशनल वर्ल्ड में बनती है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, परंतु वो और पैरामीटर्स पर पिछड़ जाते हैं, इसलिए उनको डेवलपिंग हाई इनकम इकोनॉमी, क्योंकि डेमोक्रेसी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि ये जो तेल की इकोनॉमी है, गल्फ में क्या है, लोगों के पास इनके पास पेट्रोल है, पेट्रोल की बहुत कीमत है, उसे बेचकर पैसा बहुत बहुत आ गया है। परंतु इसमें एक समस्या क्या है, ये विकास और जो यूएसए का विकास है, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर यूएसए के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो, और इनके पास तो उतना है नहीं। टेक्नोलॉजी पैसा है, वो टेक्नोलॉजी खरीदने में क्या दिक्कत है, खरीद लेंगे। लेकिन सर अगर आप ये आपको मैं ऑप्शन सर दूं, लेट्स से मैं सर चला ऑप्शन सर दूं कि आप सऊदी चले इंडस्ट्री जाओ, आपको इमिग्रेशन की सुविधा दी जा रही है, आपको चॉइस है, आप यूएसए सेटल हो जाओ या सऊदी सेटल हो जाओ, और सऊदी की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएसए की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज्यादा है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो अब आपके पास चॉइस है, मतलब अगर आप वहां जाओगे तो शायद आपको 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप कौन से कंट्री में माइग्रेट करना चाहोगे? सर यूएसए। यूएसए। सर यूएसए क्यों? सर। सर वहाँ पे क्योंकि सिर्फ सर पढ़ा लिखा सब है, और यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे सर बस अपना तेल बेच के सब पैसा कमाता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है सर। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। अगर सस्टेनेबिलिटी के, तेल का तो कुछ पता नहीं है, अगले 15 साल बाद खत्म ही हो जाएगा, तब क्या होगा?
हो सकता है कल 10 साल बाद, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, 10 साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से बढ़ गए, जैसी कि प्रेडिक्शन है कि 2030 तक या 35 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, तब तेल को कौन पूछेगा? तब तेल आज 100 रुपए किलो बिक रहा है, 10 रुपए किलो भी ना खरीदे कोई, क्योंकि ऊर्जा के लिए तो चाहिए तेल हमें, और तो किसी चीज के लिए चाहिए नहीं। अगर मेरी ऊर्जा की जरूरत किसी और चीज से पूरी हो जाएगी तो मैं तेल क्यों खरीदूंगा? और जब मैं तेल नहीं खरीदूंगा तब सोचो, तब सऊदी की पर कैपिटा इनकम अगले 50 साल बाद कितनी रह जाएगी। परंतु यही चीज यूएसए पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कोई ऐसी एक चीज नहीं है जिसकी वजह से वो विकसित है। उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट किया है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है, फ्री इकोनॉमी है, सोच फ्री है, वहां पे आइडियाज नए नए हैं। आप जाएंगे यू विल फील पार्ट ऑफ इट कि हाँ जी यहाँ तो बड़ी अच्छी एजुकेशन है, यहाँ ये चीज अच्छी है, यहाँ ये चीज अच्छी है। मे बी सऊदी में आपको सारी चीज अच्छी ना लगे, यार ये कैसा कानून है कि वो हाथ काटने और वो सब, पता नहीं सऊदी में है या नहीं है, पर कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपको अटपटी लगेंगी। ठीक है, किसी ने चोरी कर ली, अब चोरी के लिए हाथ काटना क्या सही सजा है? नो सर, उसको कानूनी मतलब कुछ मतलब ये सही तो नहीं है सर। है ना, चोरी करना भाई, हो सकता है कि कोई किसी परिस्थिति बस या किसी गलती की वजह से, क्राइम की भी अपनी एक सोच है, तो क्राइम को भी आपको रिफॉर्म करने का मौका देना चाहिए सर कि गलती सर कर, सर, सर ये भी तो हो सकता है कोई फंसा दिया हो गलत। फंसा दिया हो, ये भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक हो सकता है कि भाई हो सकता है जो जज है वही गलत हो, उसे पता ही ना चल रहा हो कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है, उसके सामने गलत फैक्ट ऑफ द केस रख दिए गए। या मान लेते हैं किसी ने चोरी भी की, कोई भूखा था, किसी का बहुत ही आर्थिक स्थिति से ऐसी गुजर रहा था, ऐसे हालातों में वो मजबूर हो गया, उसने कोई चोरी कर ली, तो क्या उसके हाथ काट देना, मतलब अगर ये ऐसी सजा कोई करता है तो क्या वो सही होगा? क्या वो नहीं विकास सर। का प्रदर्शन है? नहीं। मतलब विकसित आदमी को समझना चाहिए, उसके अंदर इतनी दया होनी चाहिए, इतनी करुणा होनी चाहिए कि वो समझ सके कि अरे यार ये आदमी जो गलती कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा गलती करता है तो वो बड़ा आदमी क्या करता है? बड़ा आदमी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टूट पड़ता है कि अच्छा तूने ऐसे गलती करी, चलो अभी मैं तेरे को बताता हूँ। बड़ा तो आदमी समझा एडल्ट उसको होता है, समझाता है। देखता है, उसने जीवन देखा होता है, उसे पता होता है कि अरे बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। ठीक है, उन्हें मालूम होता है, हमारे माँ बाप हमें ना लगे पर हमारे माँ बाप को पता होता है कि अरे ये बच्चे हैं, ये ऐसी गलतियां करते हैं, तो वे उन्हें इग्नोर करते हैं। हम लोग भी जब बड़े हो जाते हैं तब ये सीखते हैं कि अच्छा यार बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। तो हमारा जो नजरिया है वो अ, विकास के साथ साथ लोगों का नजरिया भी बदलता है। तो विकास की ये एक परिभाषा है। इसके अलावा विकास का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण एक क्राइटेरिया है कि इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीन क्या फैक्टर्स हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर HDI, क्या तीन पैरामीटर आप लोग लोगे जिससे कि आप HDI कैलकुलेट करोगे? सर स्टैटिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ मतलब एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन। हाँ, और स्टैंडर्ड Education, ऑफ लिविंग। health, and employment. हाँ, बेसिकली ये क्राइटेरिया नहीं है, ये बेसिस हैं जिसके बेसिस पे ये तय करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। पर कैपिटा इनकम। हाँ, इनकम में पर कैपिटा पे आते हैं। बेसिकली आपकी आय कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। हेल्थ को वो नापते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो डोंट से कि हेल्थ हेल्थ इज एन ब्रॉड इंडिकेटर कि ये क्राइटेरिया यूज किया गया, पर जो जो पैरामीटर लिया है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन के लिए लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और इनकम का है पर कैपिटा इनकम इन PPP डॉलर, इन परचेसिंग पावर डॉलर्स। तो ये तीन क्राइटेरिया कृपया ऐसे भी याद रखें कि HDI के क्या तीन क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर HDI तय किया जाता है। याद रखने की आदत ज्यादा से ज्यादा बनाएं, नई चीजें कम पढ़ें, याद ज्यादा करें।
अच्छा, अगला हम बात करते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। हम लोग जब जो है ये बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने ये भी परिभाषा रखी है कि कुछ लोग लीस्ट डेवलप हैं, जिनका विकास अभी बिल्कुल लगभग ना के बराबर हुआ है, वो डेवलपिंग भी नहीं है। तो ऐसे देशों के लिए लो इनकम, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि लो इनकम होते हैं कि अगर $750 से कम अगर किसी की पर कैपिटा इनकम है तो वो लो इनकम, और उससे बाहर निकलने के लिए, लो इनकम से बाहर निकलने के लिए उसकी इनकम $900 कम से कम होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम, देन उसे लो इनकम ग्रुप से वो बाहर निकालता है वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस के इंडिकेटर्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी, पोषण कैसा है, लोगों को खाना पीने पोषण के लिए दिक्कत नहीं है, हेल्थ लोगों के पास है या नहीं है, एजुकेशन है, एडल्ट लिटरेसी जो वयस्कों के अंदर में कितनी शिक्षा की क्या दर है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कितने आप इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो। ठीक है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का मतलब कि आर्थिक रूप से कितने ज्यादा वल्नरेबल हो। वल्नरेबल का मतलब होता है कि आप, वल्नरेबल की हिंदी क्या होगी, मतलब आपको, आप कितने ज्यादा उसमें हो, डर में हो कि अगर थोड़ी सी भी स्थिति खराब हुई तो आप नुकसान हो जाओगे, आप एक्सपोज्ड हो, आप रिस्क पे हो। तो कितना रिस्क आपको ज्यादा है, जो आदमी ज्यादा रिस्क पर होता है उसे हम वल्नरेबल बोलते हैं कि भाई इस आदमी को खतरा है। जैसे हम इसकी बात करें, गोली की बात करें कि भाई फायर में, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल युद्ध के समय कौन है? हमारा सिपाही सबसे वल्नरेबल है, जो बेचारा बॉर्डर पर बैठा हुआ है, कभी पता नहीं कहाँ से गोली चली और बस उसको बेचारे को लग जाए या कुछ उस तरीके का नुकसान हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा युद्ध के समय में वो वल्नरेबल है। हमारी आबादी में देखें तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? कौन ऐसा तबका है तीनों तबके में से, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में से, गरीब जन में से, लोअर क्लास। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? वंचित वर्ग। थोड़ा सा कोरोना फैला, सबसे ज्यादा मुश्किल किसको भुगतनी पड़ रही है? वंचित वर्ग को। थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आएगा, सबसे मुश्किल किसको देखनी पड़ेगी? वंचित वर्ग को। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा हुआ है। वो गरीब नहीं है, ठीक है कि आज वो रोटी खा रहा है, पर वो, उसके पास साधन इतने कम है कि यदि साधनों में थोड़ा भी हेर फेर होता है, एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार है या एक बेटर ऑफ बच्चा है जिसके पिताजी के पास अच्छी संपत्ति, धन संपत्ति है, तो वो, उसके पास क्या सुविधा होगी कि भाई अगर मान लो वो कुछ समय ना भी पढ़े, कुछ वो बदमाशी कर जाए, एक आध बच्चा गड़बड़ भी कर जाए, तो रेस्ट ऑफ देम दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड हिम, कि ठीक है भाई वो नहीं कर रहा, हम बाकी लोग मिलकर, 3 बच्चे हैं, 2 अच्छा कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, बाकी 2 और उसके पिताजी मिलके उस तीसरे को भी बेहतर कर देंगे, ठीक है, उसके लिए भी सुविधा ले आएंगे। परंतु जब हम अपने गरीब परिवार की बात करते हैं, वंचित परिवार की बात करते हैं, 4 भाई बहन हैं, 3 तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, एक ने किसी तरह से अपनी छोटी मोटी कुछ नौकरी कहीं जुगाड़ लगा ली है, थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, बट ही इज ऑल्सो वल्नरेबल। थोड़ी सी भी अगर आर्थिक मुश्किल आएगी तो क्या होगा? वो भी मुसीबत में फंस जाएगा। तो ये वल्नरेबिलिटी है। तो ऐसी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हमारे लोगों के पास भी है। ये ग्रीन अकाउंटिंग, इसको छोड़ दूं मैं? इसको पढ़ लेते हैं, साराकोजीज ऑल्टरनेटिव फॉर जीडीपी। साराकोजी कौन है? फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर होता, प्रेसिडेंट होता, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो उस समय साराकोजी प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कमीशन ऑन मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस 2008 में बनाया गया था, ठीक है, जिसका काम था कि हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और सोशल प्रोग्रेस को मेजर करें, ठीक।
तो यहाँ पर जो जिस बात पर जोर दिया गया वो दिया गया सोशल वेलबींग पर, सोसाइटल वेलबींग पर, ना कि केवल जो हमारे जीडीपी के नंबर्स हैं उनके अलावा सोसाइटल वेलबींग कि सोसाइटी में इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए कितने कैसे हालात हैं। तो इसके आधार पर देशों को आंका जाना चाहिए इन प्लेस ऑफ जीडीपी। जैसे जीडीपी को आज हम आंकते हैं देशों को कंपेयर करने के लिए, उसके बजाय हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ओवरऑल जो इकोनॉमिक मेजर हैं उनको नापा जाए। तो ये इस कमीशन की ये रिपोर्ट थी। इस कमीशन में जोसेफ ई स्टिल्च, जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला, अमर्त्य सेन, ये सब इस कमीशन से जुड़े रहे। ये बेसियरी पुरानी, ये टर्शरी हो गया, ये हम हिस्सा कर चुके हैं ऑलरेडी। हिस्टोरिकल सेक्टर, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि हिस्टोरिकली रिपीट कर रहा है। हाउ टू क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट का जनन कर सकते हैं, कैसे पैदा कर सकते हैं, ये भी शायद हमने चर्चा की है किसी क्लास में अभी फिलहाल में ही। क्या हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं किसी तरीके से? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इज इट यस सर, इनोवेशन और स्टार्टअप के थ्रू। इनोवेशन, वेरी करेक्ट, इनोवेशन स्टार्टअप, ठीक है। तो हमारे को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी है, हमारे देश में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है एम्प्लॉयमेंट का। हमारे पास नहीं है रोजगार, ज्यादातर लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार ना होने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हमें अपनाना चाहिए कि भाई हमारे पास रोजगार हो? तो एक रोजगार का तो एक सॉल्यूशन ये है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि तैयारी करें, एग्जाम्स की तैयारी करें, अपने को ज़्यादा काबिल बनाएं। एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि भाई ठीक है, यूपीएससी हमें बोले कि साहब आप जो है आओ, हम आपको ये पद देना चाहते हैं, ठीक है। यही हुआ ना, आईएएस की तैयारी क्या है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को इतना अच्छा करें कि हमारे को इस पद के लिए योग्य समझा जाए, और यूपीएससी हमारा नाम रिकमेंड करे। किसको रिकमेंड करेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लिस्ट भेजती है यूपीएससी कि भाई ये जो है, ये बच्चा, जो यूपीएससी का रिजल्ट होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा जो फाइनल रिजल्ट आता है, तो यूपीएससी का काम क्या होता है? यूपीएससी का काम होता है चयन करना, ठीक है। सबसे पहले वो हमारे लिए क्या कर रही है? चयन कर रही है, हमें चयनित करेगी, हमें सेलेक्ट करेगी कि इनमें से 20 लाख बच्चों ने जो एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, इन 20 लाख बच्चों में से ये 1000 बच्चे, ये 700 बच्चे, ये 800 बच्चे बेस्ट हैं, जो बच्चे जो है अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते। तो वो चयन करती है। जब चयन कर चुकी होती है, चयन करने के बाद उनका नाम वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डीओपीटी के पास जो है उनका नाम रिकमेंड करके एक लिस्ट भेजती है कि आपको जो है आपका नाम भेजा जा रहा है रिकमेंड करके कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो या तो ये तरीका अपनाएं, ये तरीका हो सकता है कि हम अपने आप को रोजगार के योग्य बनाएं, और रोजगार के योग्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, एजुकेशन। जितना आप ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, उतना आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए फिर भी हमें रोजगार की आवश्यकता है, हमें लगता है कि नहीं, हम इस सिस्टम से बाहर रह के रोजगार करना चाहते हैं, हमारे पास
हमें नहीं की, क्योंकि सभी भाई 1000 बच्चों में सबका नाम तो आएगा नहीं। 20 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे और केवल 1700-800 बच्चों का ही नाम जाएगा, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए एक मतलब महत्वपूर्ण बदलाव की चीज हो सकती है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन। जब हम इनोवेट करना सीखेंगे, ये एजुकेशन को या तो हम डंप करके रख सकते हैं कि हमने जो कुछ सीखा इसको जैसा है ऐसे के ऐसा ही पढ़ा रहने दें, तो इसे हम डंप कर सकते हैं। या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इसे डंप ना करके हम इसका कुछ इस्तेमाल करें, हम इसमें कुछ नया आइडियाज को इंक्लूड करें कि कैसे हम इसको इनोवेट कर सकते हैं। तो इन तरीकों को भी हम इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज क्या, सर हम में से बहुत लोग हैं, अगर वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से नई नई चीजें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक आइडिया दिया, आप में से शायद सुना ना हो, पर 2030, आप आज 2021 में हैं, 2021 2030, I am telling you, we will have all our vehicle, at least 50% of our motor cars, trucks, buses, they will be electric vehicle, है ना? 50% से ज्यादा व्हीकल हमारे 2030 तक इलेक्ट्रिक हो चुके होंगे। भारत में कई करोड़ गाड़ियां हैं, दिल्ली के अंदर 2-2.5 करोड़ गाड़ियां हैं, पूरे भारत में 10-15 करोड़ गाड़ियां होंगी, बाइक आएंगी, गाड़ियां, स्कूटी। अब इसमें ये एक बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, एक एजुकेशन की चीज है, ज्ञान है, आपको ये ज्ञान है। इस ज्ञान से आप कुछ अपने लिए लिविंग अर्न कर सकते हैं। यस सर, यस सर, इससे कोई यस सर, जीविका कर हासिल सकते हैं। कर सकता है। यस सर। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये अगले 8 साल में ये तब्दील होने वाली है। यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्रिएट हो रही है, क्रिएट होगी, जो अभी नहीं है पर होगी, जिसको निश्चित रूप से होना है, जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। हो सकता है पहले भी हो जाए, पर इस समय तक होगी। तो यानी कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके पार्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। सर जेबीएम बना चुका है सर, है जेबीएम बना चुका है सर। जेबीएम क्या होता है? तो जय भारत मारुति कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेज वगैरह बनाया है सर, इंडिया में सबसे पहला वही कंपनी है। नहीं, ये मैं आपको दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूँ। देखो, वो बना चुका है, ये उसके लिए। क्या आप इसमें से अपने लिए कुछ कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री में कितने जीरो चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं सर। चार्जिंग पॉइंट से रिपेयर सर करने का काम, उसको ठीक करने में, उसकी मरम्मत, उसे बेचना, एन नंबर ऑफ काम होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे। मतलब इतने लाखों करोड़ का ये इंडस्ट्री है, करोड़ों करोड़ का इंडस्ट्री है ये समझिए 10 करोड़ व्हीकल। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उसमें योगदान तो दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल दे नहीं सकते हम। अगर जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं भी है, उसको भी उसमें अपना लाइवलीहुड ढूंढना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें मैकेनिकल इंजीनियर, गाड़ी बनाने के लिए क्या मैकेनिकल इंजीनियर होना आवश्यक होता है? कार का शोरूम खोलने के लिए क्या मैकेनिकल इंजीनियर जरूरी होता है? कार के पार्ट्स का वो खोलने के लिए क्या मैकेनिकल इंजीनियर जरूरी होता है? कोई जरूरी नहीं होता। भाई हमें अपॉर्चुनिटी को देखना आना चाहिए। या तो हम हो सकता है डेड इंसान है, हमने सुन लिया कि हाँ जी सर ने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल, रट्टा लगाने में लगे हुए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2030 तक इतने हो जाएंगे, 2030 तक इतने हो जाएंगे। ये है रटन तू पढ़ाई, ये रटन तू पढ़ाई है। दूसरी पढ़ाई ये है कि यार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने का होगा? ये 10 लाख का, 10 लाख का तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा ही होगा ना। एक कार 10 लाख की होगी,
और मैं कह रहा हूं 10 करोड़ हमारे देश में गाड़ियां हैं आज की तारीख में। लेट्स एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं, 10 करोड़ हमारे देश में गाड़ियां हैं, 10 लाख की एक गाड़ी है एवरेज, तो कितने करोड़ का बिजनेस हो गया? 1 करोड़ करोड़ का बिजनेस है वो। हमें इसमें से कितना भी भाई छोटा सा भी हमारे को काम मिल जाए, मेरे को अगर 1 करोड़ का भी बिजनेस इसमें से मिल सर जाता है। बैकग्राउंड में सिर्फ बहुत वो आ रहा है, आवाज आ रहा है। यार माइक्रोफोन आप बंद कर लें, जिसका भी माइक्रोफोन है। हम लोग इसके लिए कुछ नियम बना लेते हैं भाई। देखो अगर आप म्यूट करने से फेल करेंगे तो मैं ऐसा प्रस्तावित कर दूं कि उनको फिर परमानेंटली उनका माइक डिसेबल कर दिया जाए। जो भी लोग अगर ये लापरवाही करेंगे तो उनके लिए एक नियम रख दिया जाए, अगर आप लोग सहमत हो कि भाई अगर आप बार बार ऐसा करें तो आप लोग निश्चित करिए कि अगर आप ऐसा काम ना करें जिससे कि बाकियों को व्यवधान हो। तो मैं यहाँ पर इसलिए कि डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण डिस्कशन है। एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। मैंने कहा 1 करोड़ करोड़ का बिजनेस है आने वाले कुछ समय में, 10-15 साल में ये करोड़ों करोड़ का। 1 करोड़ तो आज की तारीख में रफ एवल्यूशन है, हो सकता है ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेस हो। इस 1 करोड़ करोड़ में अगर मुझे 1 करोड़ का भी बिजनेस मिल जाता है तो क्या होगा? That can change my fortune. So education has such power. ये शिक्षा की शक्ति है, उसे हमें पहचानना है। और इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लर्न टू इनोवेट। एजुकेशन में इनोवेट करना है, एजुकेशन में हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। एजुकेशन हमें अपॉर्चुनिटीज देती है। एजुकेशन को या तो आप ये देख सकते हो कि भैया मैंने रट्टा लगाया, पढ़ाई करी, मैं तो पास नहीं हो पाया, मैं बेकार है, मेरी सारी पढ़ाई बेकार है, ये एक तरीका हो सकता है। ये और ये देख सकते हैं कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, क्या दिख रहा है। और एजुकेशन में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दिखती हैं। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज इनोवेशन। आप अपने लेवल पे सोचिए कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, मैं ऐसा करता हूँ इनकी अभी से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, इनके पार्ट्स की दुकान शुरू कर देता हूँ, इनका चार्जिंग पॉइंट ले लेता हूँ, इनको कोई मैं शोरूम अगर कर सकता हूँ मैं कर लूँ बहुत सारे, मैं इनका रिपेयरिंग सीख लेता हूँ, मैं ये जान लेता हूँ कि कैसे बनती हैं कैसे चलती हैं। अगर ज्यादा वो है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। कितनी संभावनाएं हैं। बैटरी आने वाला समय, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी उसके अंदर बहुत सारी बैटरी की रिक्वायरमेंट है। इसकी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी, ये दो ही चीज चाहिए हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो बैटरी का काम बहुत अच्छा हो सकता है कि आने वाले समय में इन सब गाड़ियों में बैटरी लगेगी। और कौन सी बैटरी लगेगी वो आपको पढ़ना होगा। ये नॉर्मल बैटरी नहीं लगेगी जो हमारे घरों में हम लोग इन्वर्टर्स और इनमें यूज करते हैं। नई तरीके की बैटरी लगेगी जो मोबाइल में लगी होती है। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो थिंक ओवर दीज अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू इनोवेट। कभी ये ना हो कि भाई हम केवल आईएएस के चक्कर में फंस गए और हम तो कुछ नहीं कर पाए, ये वाली। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सर स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बिना स्किल ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको नई नई जो जानकारी, इट्स पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम केवल एक स्पेसिफिक काम करेंगे, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में? व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट? सर हमें कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए। सर आइडेंटिफाई योर स्किल्स गैप्स एंड डेवलपिंग एंड मतलब हाउसिंग देयर स्किल्स। आप बताइए, व्हाट आर योर स्किल गैप्स? हैव यू आइडेंटिफाइड देम? व्हाट आर आवर मोस्ट कॉमन स्किल गैप्स? पर्सनल मत लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या स्किल गैप है हमारे भीतर?
यस सर। है कोई गैप या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं सर, बहुत सारा है। जैसे सर हमको सर जैसे इलेक्ट्रिक का काम नहीं आता। वो सर वाली स्किल सर की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो। सर खाना पकाना, पढ़ना लिखना, खेलना। नहीं, मैं केवल पढ़ाई से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कॉमन स्किल की बात करता हूँ, जो आप में से ज्यादातर को नहीं आता होगा, विद सम एक्सेप्शन। नंबर 1 कम्युनिकेशन। सर नंबर 1 कम्युनिकेशन आप में से ज्यादातर को नहीं आता होगा। कैसे कम्युनिकेशन नहीं आता होगा? नंबर 1, आप लैंग्वेज में, ज्यादातर लोग, जैसे मैं बार बार आपको बोलते रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने भी वो काम शुरू नहीं किया होगा जो मैंने बोला था। मैं ये सभी हिंदी भाषी लोगों के लिए बोल रहा हूँ दोबारा से। क्या आपने वो इंग्लिश का ऐप डाउनलोड किया, उसे करना शुरू किया? कर लिया सर। यस सर, यस सर। एक्सेप्शन ही यस होगा सर। कोई जिन्होंने किया होगा। सर डियोलिंगो। डुओलिंगो कर लिया आपने शुरू? अगर यस जिन्होंने सर। किया यस वो सर। बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं वो किया, तो मैं आपको चेता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। आप, क्योंकि आप खुद लर्न करने के लिए तैयार नहीं है। इंग्लिश एक महत्वपूर्ण माध्यम है कम्युनिकेशन का। आप पसंद करें चाहे ना पसंद करें, एक अनिवार्य माध्यम है। भारत के अंदर भी है, भारत में भी आप जहां भी कंपनी में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, अनिवार्य माध्यम है बोलने का, लिखने का। आप अगर किसी को मेल लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो सबसे पहला और बेसिक स्किल जो हम सबको सीखना चाहिए, जो हम में से ज्यादातर को नहीं आता। क्लास में भी हम वॉइस जो सुनते हैं वो 2-4 बच्चों की ही सुनते हैं। बाकी बच्चे किस लिए आते हैं क्लास में? They should learn to communicate. If you are not communicating at the age of 20 or 25, then you are in problem. Learn to communicate. गलत बोलो, सही बोलो। गलत बोलोगे तभी सही बोलोगे। पढ़ कर आओ, तैयार करके आओ, देख कर आओ कि क्या पूछा जाएगा। कोई तो सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब आप दे पाओगे। चुप मत बैठो कि मुझे आता है मैं चुप करके बैठा हूं। लर्न टू कम्युनिकेट, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी। तो दोनों कम्युनिकेशन सीखिए, इंग्लिश हिंदी का। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सीखिए। हमारे को मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास एक टास्क है। वो टास्क में हमें लेट से 30 घंटे का टास्क होना चाहिए, 50 घंटे का टास्क होना चाहिए। 50 घंटे का टास्क हमें 50 घंटे में ही करना है। 3 घंटे का पेपर मुझे 3 घंटे में नहीं, 2.5 घंटे में पूरा करना है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, मुझे ये विषय, इकोनॉमी विषय 40 दिन में कंप्लीट करना है, 30 दिन में से पूरा पढ़ लेना है। ये मैनेजमेंट है। मुझे मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाऊं, अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज कर पाऊं। मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा इतना खर्चा होता है, मैं फॉर्म भरता हूँ इसमें इतना खर्चा है, आना जाना पड़ता है इतना खर्चा है। मैं कैसे अपने पैसे को इस तरीके से व्यवस्थित करूं कि मुझे ऐसी आवश्यकता के समय पे दिक्कत ना आए। वो मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सीखिए कि भाई कैसे आपको फाइनेंस अपने, चाहे आप छोटे से छोटे लेवल पे, चाहे आपके पास 5,000 रुपया रहता है, 2,000 रुपया रहता है, उसको कैसे इस तरह से खर्च करें कि आपकी सभी जरूरतों का, चाहे आपकी एंटरटेनमेंट की जरूरत हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, वो सब पूरी हो पाए और मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें आप। तो ये सब स्किल आपको सीखने होंगे। ऐसे बहुत सारे स्किल हैं। इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, एनालिसिस, एनालिटिक होना, एनालिटिकल होना, क्या चीज सही है क्या गलत है। और एनालिटिकल होने में कभी कभी हमें अपने अंदर भी एनालिटिकल होना पड़ता कि यार ये चीज मेरे अंदर गलती है, मुझे सही करनी है। तो जब आप ये आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से आप सब कुछ बेटर कर पाएंगे। और लास्टली जो बात हमारी शुरू जहां से हो रही थी, इनोवेट करना। हर कोई जो है वो एक घिसे घिसाए तरीके से काम कर रहा है। हर कोई वो जो चलता हुआ एक पैटर्न है उस पर काम कर रहा है। आप क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं? आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि कुछ आप नए तरीके से चीज को कर सकें? अगर हाँ,
तो आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और ये मैं कह सकता हूं कि ये सारी कैपेबिलिटीज, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनालिटिकल पावर और इनोवेशन, ये गुण सबके अंदर है। कुदरत ने ये गुण सबको दिया है, किसी को कम नहीं दिया। कम्युनिकेशन के लिए सबके अंदर बात करने का मौका दिया जाए तो जो सबसे चुप रहने वाला बच्चा भी वो खुद बात कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास कॉन्फिडेंस हो, तो वो कॉन्फिडेंस उसे खुद अर्न करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप व्यवस्थित व्यक्ति हैं तो कर सकते हैं। एनालिसिस हर कोई कर सकता है। इनोवेट हर कोई कर सकता है। अपनी सोच को सही करने की आवश्यकता है। तो आप क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम जो है चैप्टर 2 करेंगे। और मैं चैप्टर हो सकता है चेंज करूं, मैं एक बार देख लूंगा कि कौन सा चैप्टर पे जाना चाहिए। जो चैप्टर सबसे रिलेवेंट है उसे पहले करेंगे, बाद वाले चैप्टर्स को बाद में करेंगे। जरूरी नहीं कि हम क्रोनोलॉजिकली न्यूमेरिकली चलें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और रिवीजन पे जोर दीजिए। देखिए, क्लास अटेंड करने के साथ साथ रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर। गुड डे। बाय बाय।